यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कांच का कोई खोखला गोला है और उसको हम काट देते हैं। तो जब हम उसको काटेंगे तो उसकी दो साइड बन जाएंगी, और अगर हम उसकी एक साइड पर पेंट कर देते हैं और दूसरी साइड को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये आपका गोलीय दर्पण कहलाया जाएगा। मान लीजिए हमने जो एक साइड पर पेंट किया है और दूसरी साइड जो हमने उसकी छोड़ी है, ऐसे ही हमने उसको छोड़ दिया है। तो जो दूसरी साइड है हमने उसको इसलिए छोड़ा है कि प्रकाश जब आएगा तो उससे टकराएगा और परावर्तित हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन उसका हो जाएगा। जैसे कि हम पहली वीडियो में रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखिए, या आपसे पूछा जाए कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो आप लोग लिखेंगे कि गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है और इसकी एक साइड या एक तल पर पेंट किया होता है, या हम लिख सकते हैं कि इसके एक तल पर पारे की कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल या दूसरी साइड जो होती है परावर्तक तल होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है अवतल दर्पण, या हम इसको कॉनकेव मिरर भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, या हम इसको कॉन्वेक्स मिरर भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आगे आइए तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास है कांच का एक खोखला गोला है जो कटा हुआ है, और इसकी एक साइड पर हम पेंट कर देते हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले इसमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर जो होता है यानी कि अवतल दर्पण जो होता है, उसमें जब हम पेंट करते हैं तो उसमें पेंट बाहर की साइड किया जाता है। मान लीजिए हम इसमें बाहर की साइड पेंट कर देते हैं और इसके अंदर की जो साइड होती है उसको हम रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ देते हैं। तो बेसिकली आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण के बारे में बताइए, या आपसे अवतल दर्पण की डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि कांच का एक खोखला कटा हुआ गोला जिसकी बाहर की साइड पर पेंट किया होता है और अंदर की साइड यानी कि अंदर का तल उसका रिफ्लेक्शन या परावर्तन के लिए छोड़ दिया जाता है, अवतल दर्पण कहलाया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में जो पेंट किया जाता है वो बाहर की साइड किया जाता है, और अंदर की जो साइड होती है उसको, यानी कि इधर की जो साइड हमने छोड़ी हुई है, यहाँ पर प्रकाश की किरणें आएंगी और रिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा, यानी कि परावर्तित ये हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण का जो डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है, या हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर हम इसको कम्प्लीटली बनाएं तो हम इधर से भी बना सकते हैं, और अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये आपका कहलाया जाएगा अवतल दर्पण। तो इसमें भी हम इधर की जो साइड होगी वो आप रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ेंगे, और इसकी बाहर की जो साइड है आप उस पर पेंट कर देंगे, और जो अंदर की साइड है वो आप उसको रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण या कॉनकेव मिरर जो होता है वो अवतल दर्पण का अपोजिट होता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो हमारे पास कांच का एक खोखला गोला है जो कटा हुआ है, ये हमने उत्तल दर्पण इसको माना है। तो उत्तल दर्पण मानने के लिए, या हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी एक साइड पर पेंट करना होगा, और ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण पर हम अंदर की साइड पेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर अंदर की साइड इसमें पेंट कर देते हैं, और जो इसका बाहर की साइड है या इधर की जो साइड है इसकी, ये हम रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ देते हैं। प्रकाश की अगर कोई भी किरण या रेज आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्टिव हो जाएगी या परावर्तित हो जाएगी। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण जो होता है उसमें अंदर की साइड पेंट किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि
गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। अगर हम इसका पूरा डायग्राम बनाएं तो हम बना सकते हैं। अगर हम इसको इधर की साइड से जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। तो इसमें भी अगर हम इसको उत्तल दर्पण मान रहे हैं तो हमें इसमें अंदर की साइड पेंट करना होगा और जो इसकी बाहर की साइड है इसको हमें रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। अवतल दर्पण जो होता है इसमें बाहर की साइड पेंट किया जाता है और अंदर की साइड इसके रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ दी जाती है। ठीक इसके उल्टा ही हम उत्तल दर्पण में करते हैं। उत्तल दर्पण में अंदर की साइड पेंट किया जाता है और बाहर की साइड रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ दी जाती है। तो हम यहाँ पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के डिफरेंस को समझ चुके हैं। या आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका अवतल दर्पण होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जब हम गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का जब यूज़ करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या बातें या मुख्य तथ्य हमें पता होने चाहिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर 2 गोलीय दर्पण हैं और यहाँ पर आप देखकर बताइए कि कौन सा गोलीय दर्पण आपका अवतल दर्पण होगा और कौन सा गोलीय दर्पण आपका उत्तल दर्पण होगा। तो अब बेसिकली आप जान चुके होंगे, हम इसको पढ़ चुके हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें बाहर की साइड पेंट होता है और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें अंदर की साइड पेंट होता है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो आपका दर्पण है ये हमारा अवतल दर्पण है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण माना जाएगा और ये वाला हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें अंदर की साइड पेंट किया हुआ है और उत्तल दर्पण में अंदर की साइड ही पेंट होता है। तो आपके पास 2 दर्पण हो चुके हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। M1 और M2 आपका अवतल दर्पण है और यहाँ पर M1 और M2 ये आपका उत्तल दर्पण है। तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ से M1 से और M2 तक और यहाँ पर भी M1 से M2 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जितना भी ये आपका एरिया है और यहाँ से यहाँ तक भी ये जो आपका एरिया है, या हम इसको बोल सकते हैं कि गोले की परिसीमा, या हम इसको परिधि बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका है M1 से M2 तक का जितना भी आपका ये पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे दर्पण का द्वारक। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी तो यहीं से टकराएगी और इससे टकराने के पश्चात ही वो रिफ्लेक्टिव होगी या उसका परावर्तन होगा। तो हम बोलेंगे कि M1 से M2 तक और यहाँ पर भी M1 से M2 तक जो होता है परिसीमा जो होती है दर्पण की, उसको हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं। या आप इसको अगर लिखेंगे कि दर्पण का द्वारक क्या होता है तो आप लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार परिसीमा या सीमा रेखा के व्यास को हम गोलीय दर्पण गोले का या दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं M1 से M2 तक गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाया जाता है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है और इसमें भी जो ये हमारे पास दर्पण है इसके बिल्कुल बीच में या मिडल में एक लाइन खींची हुई है। इस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस पूरे को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। और जहाँ पर ये इसको कट कर रही है यहाँ पर हम बोलेंगे ये हमारा पॉइंट बिंदु P है। हम इसको पॉइंट P बोल सकते हैं या बिंदु P हम इसको बोलेंगे। और ये बिंदु P हमारा कहलाया जाएगा गोलीय दर्पण का ध्रुव। अगर आपसे पूछा जाए कि गोलीय दर्पण का ध्रुव या पोल क्या होता है तो हम बोलेंगे कि दर्पण के परावर्तक के मध्य बिंदु को, यानी कि आप देखेंगे कि ये हमारा दर्पण है और दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसको हम P बोलेंगे और इस P को ही हम दर्पण का या गोलीय दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। मान लीजिए अब हम यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम बोल देते हैं C।
ठीक ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम बोलेंगे सी। तो हम इस पॉइंट सी को बोल सकते हैं कि ये हमारे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में पेंट जो होता है बाहर की साइड होता है, लेकिन जो वक्रता केंद्र होता है वो रिफ्लेक्शन वाली साइड की ओर होता है। और यहाँ पर जो आपका वक्रता केंद्र होगा ये गोलीय दर्पण के पेंट की साइड की ओर ही होता है। यहाँ पर आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो है पॉइंट सी जो है इसको हम वक्रता केंद्र बोलेंगे, या हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपसे पूछा जाए कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के बारे में बताइए, या बोला जाए कि वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ का एक भाग होता है। मान लीजिए यहाँ पर जो हमने गोलीय दर्पण काटा हुआ है इसको हमने एक छोटे रूप में काटा हुआ है, और इस गोलीय दर्पण जो है ये गोला ही तो था। इस गोले की जो त्रिज्या होगी, मान लीजिए उसकी त्रिज्या सी ही है, तो इस गोले की जो त्रिज्या सी है वही इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाया जाएगा। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई गोला है और इस गोले को हमने काट दिया है, तो इस गोले को काटने के बाद जो इसकी त्रिज्या होगी वही इस कटे हुए भाग की त्रिज्या कहलाई जाएगी। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं पॉइंट सी जो है ये आपकी वक्रता केंद्र कहलाया जाएगा। और पॉइंट पी से और पॉइंट सी तक, यहाँ से यहाँ तक ये जितना भी डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी आप देखिएगा पी से सी तक ये जो आपका डिस्टेंस है पूरा, इसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इस पूरी लाइन को पी सी को हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, और पॉइंट सी को हम वक्रता केंद्र बोलेंगे, और पॉइंट पी को हम ध्रुव बोलेंगे, और M1 से M2 को हम बोलेंगे दर्पण का द्वारक। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो हमारे पास मुख्य अक्ष है, इस अक्ष पर यहाँ पर P और C के बीच में हम एक पॉइंट और मान लेते हैं, और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं F, या हम इसको फोकस बोल सकते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हम करने वाले हैं, P और C के बीच में हम एक पॉइंट मानेंगे और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं F, और इस F को हम बोलेंगे फोकस, या हम मुख्य फोकस भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में जो होता है F पॉइंट और C पॉइंट, F को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, C को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, और F को हम फोकस बोलते हैं या मुख्य फोकस भी बोल सकते हैं। ये जो होता है ये अवतल दर्पण में पेंट की साइड नहीं होता है, ये पेंट की साइड उत्तल दर्पण में होता है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अवतल दर्पण में ये दोनों पॉइंट रिफ्लेक्शन साइड होते हैं, या हम बोल सकते हैं परावर्तक तल की ओर होते हैं, और उत्तल दर्पण में ये पेंट की साइड होते हैं, या हम बोल सकते हैं दर्पण के पीछे होते हैं। दर्पण तो आपका यहाँ पर है, कोई भी वस्तु अगर आप रखेंगे तो यहाँ ये आपका दर्पण कहलाया जाएगा। यहाँ पर आपने पेंट किया तो ये तो दर्पण के पीछे हो गया, ये दर्पण के पीछे वाली साइड है। और यहाँ पर हम देखें, अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर ये दर्पण के पीछे वाली साइड कहलाई जाएगी। तो हम यहाँ पर पॉइंट F की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट F होता है वो बिंदु P और बिंदु C के बीच में होता है। और यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण में भी जो पॉइंट F होता है, या जिसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं, वो बिंदु P यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र बिंदु C के मिडल या बीच में होता है। अब आप देखिए कि बिंदु P से बिंदु C तक, यानी कि ध्रुव से, और ये जो C है जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाई जाती है, यानी कि बिंदु P से और पॉइंट C तक की दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाई जाती है। लेकिन बिंदु P से बिंदु F तक, यानी कि फोकस तक की जो दूरी होगी, P से F तक का जितना भी डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलेंगे फोकस दूरी, यानी कि हम इसको फोकल लेंथ भी बोल सकते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि M1 से M2 तक जो होता है ये आपका द्वारक होता है, बिंदु P आपका ध्रुव होता है, बिंदु F आपका फोकस होता है, बिंदु C आपका वक्रता केंद्र होता है, और ये जो लाइन है मुख्य अक्ष कहलाई जाती है। बिंदु P और C से जितना भी आपकी लाइन होती है इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, और P से C तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और P से F तक की दूरी
दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट जो थे उसको हम समझ चुके हैं। अगर आपसे डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम अवतल दर्पण में पढ़ेंगे। हाँ, मान लीजिए हमारी कोई प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और यहाँ पर अवतल दर्पण यानी कि यहाँ पर ये जो आपकी सतह है इसको हम रिफ्लेक्शन साइड बोल सकते हैं या हम इसको परावर्तक तल भी बोल सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पर बिंदु ए पर ये आपकी टकराती है और यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी और यहाँ पर जो आपका पॉइंट एफ है यानी कि जिसको हम बोलते हैं फोकस, तो ये यहाँ पर आएगी और इस फोकस से होती हुई इस तरह से चली जाएगी। ठीक ऐसे ही दूसरी प्रकाश की किरण आएगी और वो भी यहाँ टकराएगी और इस एफ से होकर चली जाएगी। हम यहाँ पर इस तरह से एरो बना सकते हैं कि इस तरह से प्रकाश की किरण जा रही है या आ रही है। यहाँ पर ये पॉइंट बी पर टकराएगी और यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो यहाँ टकराएगी। पॉइंट सी मान सकते हैं हम इसको, पॉइंट सी, ए और बी हम अपने पास मान सकते हैं। यहाँ पर सी है या हम इसको ओ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये टकराएगी और यहाँ पर भी इस एफ से होकर गुजरकर चली जाएगी। तो यहाँ पर हम एरो बना सकते हैं कि इधर से आ रही है और इधर को जा रही है, या आपकी इधर से दूसरी प्रकाश की चौथी प्रकाश की किरण आ रही है मान लीजिए और ये यहाँ से टकराएगी और इस फोकस से गुजरकर चली जाएगी। ये इस फोकस से होकर जाएगी। यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं। ये आप ओडेश मान लीजिए इसको। तो इस तरह से अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक ऐसे ही अब हम उत्तल दर्पण में देखेंगे। मान लीजिए यहाँ से आपके प्रकाश की कोई किरण आ रही है और इससे बिंदु ए पर यहाँ पर टकराती है। इसको हम बिंदु ए मान लेते हैं और यहाँ पर ये टकराती है यानी कि हमारे उत्तल दर्पण से टकराएगी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ से गुजरेगी यानी कि फोकस से जाएगी। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये दर्पण का पीछे की साइड है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है या हमें महसूस होता है कि जो दूसरी किरण है, जो हमारी पहली किरण थी, जो हमारी परावर्तित हो रही है, परावर्तित होने वाली किरण इस तरह से हमें आती हुई प्रतीत होती है। वो यहाँ पर तो डायरेक्टली आ रही थी और यहाँ से डायरेक्टली जा रही थी, लेकिन यहाँ से जैसे ही इस पर पड़ती है तो हमें पीछे की साइड से दूसरी किरण आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा हमें आभास होता है। ठीक ऐसे ही जब हमारी दूसरी किरण आएगी, यहाँ पर टकराएगी और यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ से भी दूसरी किरण का परावर्तन इस तरह से हमें प्रतीत होगा। ठीक ऐसे ही अगर इधर से कोई किरण आएगी तो वो भी यहाँ से इस तरह से होकर यहाँ से गुजरेगी, या आपकी कोई चौथी किरण होगी तो वो भी यहाँ पर टकराएगी और टकराने के पश्चात ऐसा महसूस होगा कि वो फोकस से होकर आ रही है। तो ये आपका उत्तल दर्पण में होता है और ये आपका अवतल दर्पण में होता है। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराएगी और फोकस से होकर जाएगी। ये हमें वास्तविक लगता है यानी कि ये रियल में होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से आ रही है, हमें डायरेक्टली नहीं लगता है, यानी कि ये वास्तविक नहीं है और ये आपका वास्तविक है, या हम इसको बोल सकते हैं अवतल दर्पण में जो घटनाएं होती हैं वास्तविक होती हैं और उत्तल दर्पण में जो घटनाएं होती हैं वो आभासी होती हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, और हम पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, और हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य या परिभाषाएं भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जैसे कि आप जानते हैं सी से पॉइंट पी तक का जितना भी डिस्टेंस होता है वो आपका वक्रता त्रिज्या कहलाया जाता है, और पॉइंट एफ जो होता है वो आपका वक्रता केंद्र होता है, या पॉइंट पी से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस आपकी फोकस दूरी कहलाई जाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाई जाती है, और पॉइंट पी से पॉइंट एफ तक की दूरी आपकी फोकस दूरी कहलाई जाती है। तो हम
वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पढ़ने वाले हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। आप इसको इस तरह से समझिएगा कि यहाँ से पॉइंट P से आप देखिएगा कि पॉइंट P से पॉइंट C तक का डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए x है, और तो पॉइंट P से पॉइंट F तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये नॉर्मल सा आप देख सकते हैं, अगर पॉइंट P से पॉइंट C तक का डिस्टेंस x है तो पॉइंट P से पॉइंट F तक का डिस्टेंस इसका आधा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। आप देखिएगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकस दूरी को हम f से लिखते हैं। तो हम इन दोनों में संबंध पढ़ रहे हैं। तो आप देखिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि f इक्वल है r/2 यानी कि r/2, या हम इसको लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो आपका हो जाएगा r बराबर 2f। यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r आपका इधर चला जाएगा और 2 की गुणा में आपका f चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं r बराबर 2f। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम इनको पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे, जो फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि f बराबर होता है आपका r/2। तो f आपका दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और आपको r ज्ञात करना है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर r की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये इधर आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आपका हो जाएगा 50 × 2 यानी कि 100 सेंटीमीटर आपकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 200 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी बताइए। तो यहाँ पर आपको वक्रता त्रिज्या दी हुई है, वक्रता त्रिज्या आपकी 200 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी आपसे पूछी गई है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे f बराबर r/2, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि r बराबर 2f भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे फोकस दूरी पूछी हुई है और r की वैल्यू आपको दी हुई है 200/2। अगर आप इसको काटेंगे तो आपका ये 100 बार चला जाएगा। तो आपकी यहाँ पर फोकस दूरी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। तो इसको आप कर सकते हैं, खुद कीजिएगा इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, या आपको फोकस दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसा ही है। आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो हम किसी भी प्रतिबिंब वस्तु का अगर हम प्रतिबिंब बनाना चाहें तो किस प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।